यार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में हूबहू दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दोस्तों, आप लोग तो हिंदी और जो आपका एसएसटी हुआ उसमें तो दोस्तों आप लोग गर्दा मचा ही दिए, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया था आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सारा प्रश्न उसी से आ गया, उससे बाहर एक भी नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस का वैसे पेपर को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टोरी या स्टेटस पर लगा दीजिएगा, जिससे दोस्तों हम लोग को कुछ सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए रेगुलर काम करते रहूँ। तो आप लोग जरा सा भी इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना है, थोड़ा सा भी स्किप मत करना है। वीडियो के अंत तक बन रहेगा। चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का मैंने वायरल क्वेश्चन जो है आप लोग को बता दिया है, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और आज हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। हाँ तो दोस्तों, प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन सारे प्रश्न आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। बोलता है खनिज क्या है, तो इसका उत्तर लिखें दोस्तों। खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला क्या, खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे में दोस्तों मैग्नीज और आपका ऑक्साइड आदि में जगह। अगला है अयस्क। क्या दोस्तों, अयस्क जो है क्या है, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। अयस्क जो है दोस्तों एक प्रकार का खनिज होता है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद और हो, और जिनसे दोस्तों धातु की मात्रा अधिक हो। क्या दोस्तों, तो धातु की मात्रा अधिक हो। सभी जो है अयस्क दोस्तों खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वह खनिज जो सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं दोस्तों, वह तत्व अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क। अगला दोस्तों गैंग। क्या दोस्तों, गैंग किसे कहते हैं, तो इसका जवाब लिखिएगा। एग्जाम में आपका 2 नंबर पूछा दोस्तों, लिखेंगे पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें दोस्तों गैंग कहते हैं। अगला धातु क्रम क्या है दोस्तों, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे अयस्क से। क्या दोस्तों, अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने तथा धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को दोस्तों धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है निष्पातन। क्या है दोस्तों, निष्पातन क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना दोस्तों निष्पातन कहलाता है। क्या दोस्तों, निष्पातन कहलाता है। अगला है दोस्तों अयस्क का स्मृतिकरण क्या है, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों अयस्कों में से। क्या चीज़, अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियाँ को दोस्तों दूर करने की प्रक्रिया को, क्या चीज़ को दोस्तों, तो दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का स्मृतिकरण या सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सांद्रण कहते हैं। अगला दोस्तों भर्जन क्या है। क्या दोस्तों, भर्जन क्या है, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना जो है भर्जन कहलाता है। क्या दोस्तों, भर्जन कहलाता है। अगला धातु जो है परिष्करण क्या है, धातु परिष्करण की कितनी विधियां हैं, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे दोस्तों अशुद्ध। क्या दोस्तों, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना धातु परिष्करण कहलाता है। क्या दोस्तों, परिष्करण कहलाता है। अगला प्रश्न धातु परिष्करण की 4 विधि होती है दोस्तों, परिस्मापन, आसवन, विद्युत अपघट्य परिष्करण और दोस्तों जोन जो है परिष्करण विधि। अगला है दोस्तों रंबट का वाल्वनीकरण क्या है, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे प्रकृति जो है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसे उनके गुणों में दोस्तों सुधार करने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे। अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए, आप लोग लिख देंगे दोस्तों। आघातवर्ध्यता में लिखेंगे धातु का वह गुण जिनसे उनसे दोस्तों हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु के इस गुण को दोस्तों आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या दोस्तों, आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी दोस्तों सबसे अधिक आघातवर्ध्यता धातु है। तन्यता धातु का वह गुण है जिनमें दोस्तों उनके खींचकर पतली तार बनाया जाता है। धातु के इस गुण को दोस्तों तन्यता कहते हैं। क्या कहता है, तन्यता। अगला है दोस्तों मिश्र धातु क्या है, तो हम लोग इसका जवाब लिखें दोस्तों किसी धातु का दोस्तों किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें दोस्तों पिघली अवस्था में रख कर प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, प्राप्त किया जाता है। अगला धातुओं के जो है संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ को लिखिए, तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कैसे जो है उसका संक्षारण मतलब दोस्तों जिसको आप लोग बोलते हैं जंग लगना, चीटी लगना, तो इसका जवाब लिखेंगे। पहला जगह रोधी विधि द्वारा लिखेंगे वायु तथा धातु के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। यह पेंट वार्निश या टिन कॉपर
क्रोनियम निकेल या निकेल का विद्युत लेपन करके किया जाता है। क्या दोस्तों, उसका जो है विद्युत लेपन करके किया जाता है, मतलब कि पेंट करके। क्या दोस्तों, पेंट करके। चलिए अगला इसमें लिख देंगे दोस्तों उत्सर्जन विधि द्वारा। कैसे उत्सर्जन विधि द्वारा लिखेंगे दोस्तों, इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को कर उस धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों गैल्वेनीकरण। क्या दोस्तों, गैल्वेनीकरण यानी कि यह शब्द लेपन कहते हैं। अगला दोस्तों, यह शब्द लेपन या जस्तीकरण का गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो उधर लिखेंगे किस धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया क्या दोस्तों, जस्तीकरण का गैल्वेनोमीटर कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों जीवाश्म क्या है। क्या जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के किस विषय में क्या दर्शाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मृत जीवों। क्या दोस्तों, मृत जीवों के अवशेष चट्टानों पर के चिन्ह या उनमें दोस्तों सांचे व शरीर की छाप को हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। दोस्तों ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कोई बातें बताते हैं, जहाँ जैसे दोस्तों कौन से जीवाश्म नवीन है तथा कौन से पुराने, कौन सी स्पीसीज विलुप्त हो गई है। और ये जीवाश्म विकास विभिन्न रूपों तथा वर्गों का भी वर्णन करते गणों को भी क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों आपतित किरण किसे कहते हैं। भी लगा लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण क्या है दोस्तों। इससे आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे फिर से चैनल पर नए हुए सब्सक्राइबर घंटे के निशान को दबा के, और प्लीज़ आप लोग इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टोरी लगाइए और शेयर कीजिए, चूँकि आपका एग्जाम में प्रश्न यहीं से हूबहू आने वाला है। अगला आपतित किरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे प्रकाश स्रोत। कैसे, प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को दोस्तों आपतित किरण कहते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। अगला परावर्तित किरण किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम से मुड़ जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण लिखेंगे। वाहनों में उत्तल दर्पण में ही क्यों लगाया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों क्योंकि उत्तल दर्पण दोस्तों सदैव सीधा प्रतिबिंब, क्या दोस्तों, सीधा स्ट्रेट प्रतिबिंब बनाता है। इनका पुष्टि दोस्तों क्षेत्र बहुत अधिक अर्थात लंबी दूर के भी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों बाहर की ओर निकले होते हैं। अगला प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसका हम लोग उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर में लिख देंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह दोस्तों अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला दोस्तों अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब लिखेंगे जब प्रकाश की किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह दोस्तों अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये दोस्तों विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है। अगला जब प्रकाश की किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है, तो इसका जवाब लिखेंगे जब प्रकाश की किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल हो जाती है तो अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। क्या दोस्तों, दूर भाग जाती है, दूर हट जाती है। अगला दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम है। कितना, दो नियम। पहला में लिख देंगे दोस्तों प्रकाश परावर्तन कोण सदैव जो है आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगला आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। क्या दोस्तों, एक ही तल में होते हैं। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है स्रोत का नियम लिखिएगा, स्नेल का नियम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरण के ही दो माध्यमों के सीमा तल पर दोस्तों तिरछी आपतित हो तो आपतन कोण आई तथा की जया साइन अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात का एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दोस्तों दूसरे माध्यम के पहले माध्यम से अपेक्षा अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम के दोस्तों स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम, आपको पता होगा इसका दो नियम होता है। इन सारे प्रश्न आपको याद कर लेना है दोस्तों, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग वेरी वेरी वायरली इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। अगला है आपका कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूर को बढ़ा देते हैं तो नेत्र प्रतिबिंब दूरी क्या क्या होता है, तो उत्तर लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहता है। इसका कारण है कि दोस्तों वस्तु की दूरी मानव क्षेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित हो जाती है जिससे प्रतिबिंब दोस्तों दृष्टिपटल पर ही बने। क्या दोस्तों, दृष्टिपटल पर ही बने। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उत्तर लिखेंगे प्रकाश के मंडली के अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होते रहता है
प्रकाश में प्रवेश आँखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है और उस झिलमिलाहट के कारण दोस्तों तारे जो है हम लोग को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होता है दोस्तों? प्रतीत होते हैं। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपका प्रश्न आने वाला है, लिख लीजिएगा दोस्तों। 100% 2000% आपका यहाँ से प्रश्न लड़ेगा, जरूर से जरूर दोस्तों एग्जाम हॉल में मिलेगा। आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसका जवाब लिखें दोस्तों, ग्रह से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। यहाँ प्रकाश के दोस्तों भंडार होते हैं, जो प्रकाश किरण ग्रहों से आती है उन्हें दोस्तों अपवर्तन नहीं होती है। निकटता हुआ प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ दोस्तों उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होती है, अतः वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। क्या होता है दोस्तों? प्रतीत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों प्रतीत होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, सूर्योदय के अथवा सूर्य अस्त के समय दोस्तों सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में दोस्तों सूर्य की किरण पहले पृथ्वी के वायुमंडलीय में वायु की मोटी परत दोस्तों तक पहुंचती है। उसके अर्थात दोस्तों हमारी आंखों तक जो है कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडलीय के कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रकार केवल जो है लंबी प्रकाश किरणें लाल हमारे नेत्र में प्रवेश कर पाती है और हमें दोस्तों सूर्य जो है रक्ताभ प्रतीत होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस को ऑल पर टाइप कर लीजिएगा। चूँकि साथ ही इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसे जो है अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंतरिक्ष वायुमंडलीय न होने के कारण दोस्तों जहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु महीने कण की ही प्रकाश की प्रकीर्णन करता है। यही कारण है दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्या दोस्तों? उन लोग को जो है आकाश में काला दिखाई देता है। अगला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव नेत्र क्या है, इसका कार्य विधि तथा विभिन्न अंगों को आप लोग को जो है करना। देखिए बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न मैंने लेके आया है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगला है, द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहले दो भाग में बांट लीजिएगा। एग्जाम में भी लाइन खींचकर एक साइड द्विखंडन एक साइड बहुखंडन लिखेगा। इसमें जीव की कोशिकाएं दोस्तों दो भागों में विभाजित होती है। क्या दोस्तों? दो भागों में विभाजित होती है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, द्विखंडन में कोशिकाएं दोस्तों कुछ जीवों जैसे अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लेशमानिया जैसे जीवों में दोस्तों कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल में होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें जीव की कोशिकाएं दोस्तों अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। अगला लिखेंगे, बहुखंडन में जीव अनेक संतति कोशिका में दोस्तों विभाजित होती है, जैसे दोस्तों प्लाज्मोडियम। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम। तो अगला प्रश्न हमका बोलता है दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 17 तथा परमाणु संख्या 15 के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो इसका हमने उत्तर लिखा है, बड़ी ही अच्छे ढंग से लिखे हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 207 यानी कि 25। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो जो कि 2n² इसका फॉर्मूला होता है, अतः यह अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही अधात्व हैं, परंतु फास्फोरस जो है जिसका परमाणु संख्या 15 यानी कि 2, 8 और 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन से नीचे की ओर आता है और इस प्रकार ऋणात्मक जो है घटती है। क्या होती है दोस्तों? घटती है। अगला है दोस्तों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में से क्या संबंध है। इसका उत्तर लिखेंगे, तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। किसी तत्व की बाह्यतम कोष दोस्तों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से दोस्तों उसके संयोजकता पता चलता है तथा कोषों की कुल संख्या उसकी दोस्तों आवर्त संख्या होती है। क्या होती है? आवर्त संख्या होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या जिसका 20 होता है, चारों ओर जो है 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। तो इसका हमने उत्तर लिखा, अच्छे ढंग से लिखेंगे। आवर्त सारणी में C20 के चारों ओर 12, 19, 21 व 38 परमाणु संख्या वाले तत्व दोस्तों इनमें से क्या चाहिए, इनमें से परमाणु संख्या 21 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 9, 1 तथा परमाणु संख्या 38 यानी कि 2, 8, 18, 2 वाले तत्व के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म समान होंगे। क्या दोस्तों? समान होंगे। इस तरह से मैंने वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जो कि आपके एग्जाम हॉल में यही से प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू।
तो वीडियो को जरूर से 2-3 बार देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी लगाना हो लगा दीजिएगा। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।